जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और मजे में होंगे। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समास के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? समास। आखिर समास होता क्या है, ठीक है। और हम समास अगर पढ़ने वाले हैं तो कौन कौन सी इम्पोर्टेंट ऐसे शब्द हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहले अगर हम बात करें समास की, समास क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? जहाँ दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से तीसरा शब्द बने। जहाँ दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से तीसरा शब्द बने। और शब्द कैसे बनना? कोई सार्थक। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई मीनिंग निकले, तब वहाँ पे हम उसे बोलेंगे समास। याद रखना, दो या दो से अधिक शब्दों से। अगर आपने दो या दो से अधिक वर्णों से पढ़ लिया है तो आप समझो संधि में पहुँच गए हैं। संधि और समास में केवल अंतर यही है कि हम समास में शब्दों की बात करते हैं और संधि में वर्णों की बात करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? शब्दों की। तो आप क्या बोलेंगे? दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो एक सार्थक शब्द बनता है उसे हम बोलते हैं समास। आखिर हम समास का उपयोग क्यों करते हैं? देखो, समास का उपयोग हम करते हैं, क्यों करते हैं? कोई भी जैसे बड़ा वाक्य है, दो या तीन आदि उसमें शब्द आ रहे हैं तो उसको एक शब्द में कन्वर्ट करने की, मतलब सीधी बात है, हम बड़े वाक्यांशों को संक्षिप्त में करने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए समास का प्रयोग करते हैं। अब समास को सीखने से पहले जरा हमें कुछ इम्पोर्टेंट शब्द होते हैं, महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, उनको जान लेना जरूरी होता है। जैसे सबसे पहले आप पढ़ोगे सामासिक पद। क्या पढ़ोगे आप? सामासिक पद। सामासिक पद क्या होता है? अब उन्हें सामासिक पद कुछ नहीं है, जब हमने दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक सार्थक शब्द बनाया था, उसी सार्थक शब्द को हमने बोला है सामासिक पद, ठीक है। दूसरी बात आपको पढ़ोगे समास विग्रह। क्या पढ़ोगे आप? समास विग्रह। अब ये समास विग्रह का मतलब क्या होता है? समास विग्रह का मतलब होता है आपने अभी दो शब्दों से मिलकर एक शब्द बनाया था, अब वो एक शब्द को फिर से आप पुनः उन दो शब्दों में तोड़ दे जैसे बना था, उसी को हम बोलते हैं समास विग्रह। मतलब एक हमने सामासिक पद बनाया था, उस सामासिक पद को हम दोबारा से तोड़ दें, ये क्या हो गया? सामासिक विग्रह। तीसरी बात आप यहाँ पर पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे आप उत्तर पद। क्या पढ़ेंगे आप? उत्तर पद। और दूसरा आप पढ़ेंगे यहीं पर चौथा हमें इम्पोर्टेंट शब्द है पूर्व पद, ठीक है। देखो, उत्तर पद का मतलब क्या होता है, पूर्व पद का क्या मतलब होता है? उत्तर पद का मतलब होता है कोई भी शब्द है, शब्द के अगर पीछे लिखा है कोई भी शब्द, जैसे मान के चलो हरि राम लिखा है। क्या लिखा है? हरि राम लिखा है। हालांकि ये सामासिक पद नहीं है, मान भी सकते नहीं भी मान सकते, फिर ही मान के चलो। अगर हरि के हम पीछे देखें, ये क्या लिखा है हमारे पास में? राम लिखा है, तो क्या होगा? ये हरि का उत्तर पद हुआ, वहीं राम का हरि क्या होगा? पूर्व पद हुआ। मतलब अगर कोई शब्द पीछे लग रहा है तो उसे बोलेंगे उत्तर पद, अगर आगे लग रहा है तो उसे बोलेंगे हम पूर्व पद। बात क्लियर है? समास क्या होता है और समास पढ़ने के लिए हमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट शब्दों की जरूरत है वो हमने देख लिया। अब ज़रूरी क्या है? अब हम देखें कि समास तो हमने जान लिया क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से अगर कोई तीसरा सार्थक शब्द बनता है तो उसे हम बोलते हैं समास। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? संक्षिप्त वाक्यों को करने के लिए किया जाता है, अपनी जो वाक्य है उसको प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। आखिर ये समाज जो हम बात कर रहे हैं ये कितने प्रकार से आगे बढ़ा हुआ है उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, जो हम आगे बांटेंगे समाज को, तो आगे हम 6 प्रकार के समाज को पढ़ेंगे। कितने प्रकार के? 6। तो 1 2 3 4 तो हमने लिख लिया, आगे हम पाँच का देखेंगे कौन सा है और फिर देखेंगे हम छठा कौन सा है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। क्या पढ़ेंगे? अव्ययी भाव। पहले समास का नाम क्या है? पहले समास का नाम है अव्ययी भाव समास। एक बार लिख दे रहा है कि आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट में इसको पढ़ते हैं। तो पहला समास पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास, क्या होता है। दूसरा आप पढ़ेंगे द्विगु समास, ठीक है। तीसरा पढ़ेंगे आप द्वंद्व समास, ठीक है। अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व। फिर आप पढ़ेंगे कर्मधारय। क्या है आपके पास में? कर्म
धाराएं समास, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास, और सबसे इम्पोर्टेंट समास पढ़ेंगे हम यहाँ पे बहुव्रीहि समास। क्या पढ़ेंगे? बहुव्रीहि समास। अब देखो सबके आगे हमने समास नहीं लिखा है, इतना तो आप समझ सकते हैं कि पहले हम अव्ययीभाव समास पढ़ेंगे, फिर द्विगु, द्वंद्व, कर्मधाराएं, तत्पुरुष और बहुव्रीहि, ठीक है। वैसे अगर हम देखने जाएं तो यहाँ पे जो तत्पुरुष समास पढ़ा है ना, इसके अंदर भी हम पढ़ेंगे तो ये तत्पुरुष समास ही खुद 8 या 9 प्रकार से है, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या है केवल डेमो देख रहे हैं, तो डेमो में हम केवल ऊपर देखेंगे कि आखिर ऊपर से है क्या, और जब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास में भी हम कई ऐसे एक्सेप्शन देखेंगे, अपवाद देखेंगे जो हमें नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी होंगे। कई अपवाद यहाँ पे भी देखेंगे, कई यहाँ पे भी देखेंगे, कई यहाँ पे देखेंगे, लेकिन अभी हमें केवल ऊपर समझना है कि आखिर समास होते कितने प्रकार के हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं, तो केवल हम उसको पहचानेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप समझो अव्ययीभाव समास क्या होता है। देखो यहाँ पे लिखा है अव्ययीभाव, देखो अव्यय जो लिखा है ना आपके पास में सब अव्यय, क्या लिखा है आपके पास में? अव्यय लिखा है। अव्यय शब्द का मतलब होता है कोई भी ऐसा शब्द लिखा है जो जिसका जाति हो, चाहे जाति बदल जाए, लड़के से लड़की हो जाए, वाक्य में चाहे जाति बदल जाए, लिंग बदल जाए, काल बदल जाए, ठीक है, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़े, इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आपने कभी सुना होगा, क्या सुना होगा आपने देखा होगा प्रतिदिन, क्या लिखा है यहाँ पे? प्रतिदिन, ये हमारे पास एक शब्द है, और यहाँ पे जो प्रतिदिन लिखा है ये एक अव्ययी शब्द है। कैसे अव्ययी शब्द है? जैसे आप इसको लड़के के साथ में जोड़ के देखो, लड़का रोज या फिर लड़का प्रतिदिन नहाता है, प्रतिदिन नहाता है, वैसे ही लड़की की उपयोग में करो, लड़की प्रतिदिन स्कूल जाती है। क्या इस पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये कैसा होगा? एक प्रकार का हमारे पास में अव्ययी शब्द होगा, ठीक है। जैसे मान के चलो, अगर हम मान के चलो यहाँ पे हम एक बार लिखा है लड़का रोज वहाँ जाता है, चलो ठीक है। यहाँ पे जैसे हम एक शब्द क्या लिखा है, लड़का रोज स्कूल जाता है, और वहीं लिखते हैं लड़की के लिए लिखते हैं जाती है। तो यहाँ पे जो शब्द जाता है जाती है दोनों का मतलब तो जाना होता है, लेकिन यहाँ पे जो शब्द बदल रहा है तो ये अव्ययी शब्द नहीं होंगे। अव्ययी शब्द केवल ऐसे शब्द होंगे जहाँ पे वो काल लिंग वगैरह का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जैसे कुछ हम इम्पोर्टेंट के लिए बता दे रहे हैं जहाँ से आप समझ जाओ, जैसे हम कहीं पे अगर प्रति का उपयोग कर रहे हैं, उसके बाद में कुछ भी शब्द है तो आप बोलेंगे वो एक अव्ययी है। हम यथा की बात करें, जैसे यथाशक्ति है, यथासंभव है, वो भी अव्यय है। कहीं पे अगर कोई वाक्य दो बार लिखा है, जैसे दिन ने लिखा है, प्रतिदिन ने लिखा है, तो वो सभी अव्यय है। बात क्लियर है? इतनी बात अभी समझो आप, बाकी हम डिटेल से बात करेंगे, फिर इसको और देखेंगे क्या एक्सेप्शन वगैरह है वो, ठीक है। अगली हम बात करते हैं द्विगु समास की, ठीक है। द्विगु समास का मतलब क्या होता है? द्विगु समास का मतलब होता है कोई ऐसा समास जिसका पहला मतलब जो हम बोल सकते हैं पूर्व पद, पूर्व पद, ये तो हमने दो शब्द पढ़े थे ना, एक हमने पढ़ा था पूर्व पद, क्या पढ़ा था? एक हमने पढ़ा था पूर्व पद, और दूसरा पढ़ा था हमने उत्तर पद। एक पूर्व पद, एक उत्तर पद। तो यहाँ पर द्विगु समास में हम क्या देखेंगे, जो पूर्व पद है वो कैसा होना चाहिए? पूर्व पद होना चाहिए संख्यावाची। द्विगु समास में पूर्व पद कैसा होना चाहिए? संख्यावाची होना चाहिए, उसमें संख्या देखनी चाहिए। उत्तर पद प्रधान होना चाहिए। प्रधान का मतलब ये होता है कोई भी शब्द हो सार्थक हो, सीधी सिंपल बात है। जैसे मान के चलो आपने एक उदाहरण सुना होगा चौराहा, क्या सुना है आपने उदाहरण? चौराहा सुना हो, बिल्कुल। अब चौराहे में ये जो राह, तो ये तो राह को दिखा रहा है कि रास्ते हैं, और चौ क्या बता रहा है? संख्यावाची शब्द जो बता रहा है रास्ते कितने हैं? 4 हैं। रास्ते कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। वैसे पंचवटी देख सकते हैं यहाँ पे, त्रिभुवन देख सकते हैं आप, और कुछ उदाहरण आप बताइए कमेंट में, ठीक है। पंचमेवा ले सकते हैं आप, षटभुज ले सकते हैं आप। ये क्या है? ये एक हमारा द्विगु समास है। बाकी द्वंद्व समास की बात करें तो यहाँ पे अभी हम देख रहे थे ना, यहाँ पे द्विगु में देखा हमने केवल उत्तर पद प्रधान था और पहला संख्यावाची था, लेकिन द्वंद्व समास में देखें दोनों पद प्रधान होंगे, समान बराबरी के होंगे। जैसे आपने देखा होगा माता पिता साथ में लिखा होगा, माता पिता साथ में लिखा होगा, ठीक है।
भाई बहन साथ में लिखा होगा, ठीक है, पापा मम्मी साथ में लिखा होगा, चाचा चाची लिखा होगा, ठीक है। तो मतलब सीधी बात है, जब भी आप द्वंद्व समास देखोगे ना, यहाँ पे आप देखोगे योजक चिन्ह यहाँ पे लगा है दो शब्दों के बीच में, और दोनों की समान वैल्यू है, दोनों ही एक रूप में दिख रहे हैं हमें, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास में द्वंद्व समास, ठीक है। अब आता है हमारे पास में कर्मधारय समास। क्या होता है कर्मधारय का मतलब होता है कोई ऐसे समास जहाँ पे पहला शब्द जो है वह विशेषण हो और दूसरा विशेष हो। पहला शब्द जैसे हम बोल सकते हैं कि पूर्व शब्द होगा वह क्या होगा, विशेषण होगा। पूर्व शब्द कैसे होगा, विशेषण होगा, और जो उत्तर पद होगा वो कैसे होगा, विशेष होगा। अब विशेषण क्या होता है, विशेष क्या होगा, इसको आप अच्छे से जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते हैं समझो। विशेषण का मतलब होता है ऐसा कोई शब्द जो दूसरे शब्द की विशेषता बताए, और विशेष क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। बात क्लियर है। उदाहरण हम कैसे दे सकते हैं, जैसे हमारे पास में एक उदाहरण है नील गाय। क्या हमारे पास में नील गाय। अब नील गाय में आप देखो जो गाय क्या है, गाय हमारे पास में उत्तर पद है और एक सार्थक पद भी है, सार्थक शब्द भी है। और नील क्या है, उसके कलर के बारे में बताया है, मतलब गाय कैसी है, नीली है। ऐसी आपसे पूछ सकता है, नील कमल बोल सकता है, क्या बोल सकता है, नील कमल बोल सकता है। कमल की विशेषता क्या बता रहा है, कमल कैसा है, नीला है। तो ये क्या हो गया हमारे पास में कर्मधारय समास है। तत्पुरुष को जरा हम बाद में देखते हैं, और पहले हम देखते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है, कोई ऐसा समास जहाँ पे पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही मिल के अलग से ही कोई अलग शब्द बना रहे हो। मतलब क्या है, नहीं आ रहा समझ, मतलब हमारे पास दो शब्द जो मिल रहे हैं, मिलकर तीसरा शब्द बना रहे हैं, उन दोनों से हटके ही कुछ मीनिंग आ जाए, तो वहाँ पे हम बोलेंगे बहुव्रीहि समास। जैसे आपने पढ़ा होगा नीलकंठ। नीलकंठ के बारे में सुना है, कौन है नीलकंठ, हमारे हैं महादेव, ठीक है। महादेव को हम नीलकंठ के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे नील अलग है, कंठ अलग है, तो यहाँ पे दो शब्दों से मिलकर हम किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा करते हैं। जैसे नीलकंठ का इशारा किसकी ओर जा रहा है, महादेव की ओर जा रहा है, कि नीलकंठ तो केवल एक का है, देवादेव महादेव का है, ठीक है, शिव जी का है। तो नीलकंठ दो शब्द है, एक नील है एक कंठ है, दोनों मिलके किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास बहुव्रीहि समास होगा। जैसे श्वेतांबर, मतलब जो श्वेत वस्त्र को पहनते हैं, पीतांबर जो पीले वस्त्र को पहनते हैं, ठीक है। कौन है ऐसे, हमारे भगवान विष्णु है। एक है लंबोदर, जिनका लंबा है उधर, है तो लंबोदर, लंबे उधर की बात कर रहे हैं, लेकिन किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, गणेश जी की ओर। तो ये होगा यहाँ पे बहुव्रीहि समास। अब देखते हैं हम तत्पुरुष। आपने कारक के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान से, ये कारक है ना, जहाँ पे कहीं भी आपको देखे कोई शब्द है और उसको समास विग्रह करने पर बीच में कहीं ना कहीं कारक का लोप हो रहा है, कारक आ रहा है, तो वहाँ पे हम तत्पुरुष समास कहेंगे। और तत्पुरुष समास का भी हमने बताया था कि भेद भी पढ़ेंगे, तो इसी कारक के बेस पे हम इसके भेद पढ़ेंगे। जैसे केवल एक उदाहरण हम देख रहे हैं, बाकी हम अगली डिटेल वीडियो में देखेंगे इन सभी की परिभाषाएं कैसे लिखनी है आपको, ठीक है। परिभाषाओं के साथ में इन सब के उदाहरण कैसे पहचानने हैं, वो सभी हम अगली वीडियो में देखेंगे। केवल अभी हम तत्पुरुष की एक केवल हम क्या देखेंगे, इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे हम तो बोल रहे हैं आपको राजपुत्र, ठीक है, क्या बोला हमने, राजपुत्र। अगर आप इसका समास विग्रह करोगे क्या आ जाएगा, राजा का पुत्र। अब बीच में क्या आ रहा है, का आ रहा है, तो हमने पढ़ा था कर्ता ने कर्म को कर्ण से, यहाँ पे संबंध बता रहा है ना, एक प्रकार का एक कारक का लोप हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में तत्पुरुष समास, ठीक है। आशा करता हूँ अभी जो हम बेसिक समझ रहे थे, बेसिक आपको समझ आया होगा। आखिर समास किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, और बेसिक में हम देख लिए कि एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, बाकी हम इसको डिटेल से फुल क्लास में देखते हैं, ठीक है। मिलते हैं फुल डिटेल क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।